हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल टू द पॉइंट में। इस वीडियो में हम की स्टोन प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र की अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि फाउंडेशन प्रजातियां क्या होती हैं, अम्ब्रेला प्रजाति और संकेतक प्रजाति आदि के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती RO, और UPPCS मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए हम देखते हैं। की स्टोन प्रजातियाँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। की स्टोन प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ होती हैं जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जो समुदाय होंगी उसमें प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद भी उस पारिस्थितिकी तंत्र पर एक विशेष अभिलक्षण दर्शाती है। आप ये परिभाषा देख सकते हैं, जैसे कि देखिए, वे जातियाँ, ठीक है, वे जातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद भी सामुदायिक अभिलक्षण पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, की स्टोन प्रजातियाँ कहलाती हैं। यदि एक लाइन में कहा जाए तो की स्टोन प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ होती हैं जो जैव भार तथा संख्या में कम होने के बावजूद भी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशेष अभिलक्षण को दर्शाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि ये की स्टोन प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं तो अधिक या प्रबल संभावना है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो सभी जीव हैं या जो सभी समुदाय की स्टोन का कार्य नहीं करते हैं, कुछ ही जीव वहाँ पे होंगे या कुछ ही प्रजातियाँ जो होंगी जो की स्टोन का कार्य करती हैं। की स्टोन के अलावा जो अन्य प्रजातियाँ हैं उन प्रजातियों को हम क्रांतिक कड़ी, ठीक है, उन जातियों को क्रांतिक कड़ी या क्रिटिकल लिंक स्पेसीज कहते हैं। क्रिटिकल लिंक स्पेसीज कहने का मतलब है कि की स्टोन प्रजाति के अलावा जो अन्य जो प्रजातियाँ उसमें हैं, जो अन्य प्रजातियों के लिए भोजन व्यवस्था, परागण, बीज तथा फलों के परिक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिक्षेपण कहने का मतलब है कि कोई भी वृक्ष होगा, ठीक है, कोई भी बीज होगा, उस बीज को दूर दूर तक फैलाने के कार्य उस वृक्ष में या उस वनस्पति में जो परागण का कार्य होगा वो कार्य अन्य जीवों के द्वारा किया जाता है। जिन जीवों के द्वारा किया जाता है उन जीवों को क्रिटिकल लिंक स्पेसीज यानी क्रांतिक कड़ी जातियाँ कही जाती हैं। ठीक है, आप एक उदबिलाव का नाम सुने होंगे, उदबिलाव का नाम आप जानते होंगे। इसको लेकर के हम एक की स्टोन प्रजाति को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उदबिलाव है, ठीक है, उदबिलाव एक की स्टोन प्रजाति है। यह प्राकृतिक बांध बना करके अन्य जातियों में वृद्धि में सहयोग प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो उदबिलाव है एक की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य करता है। ये उदबिलाव की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य कैसे करता है? यह प्राकृतिक बांध बनाता है, प्राकृतिक बांध बना करके अन्य जीवों की संख्या में वृद्धि करने का कार्य करता है। देखिए, ये आर्द्र भूमि परतंत्र का निर्माण कर रहा है उदबिलाव। उदबिलाव कहने का मतलब ये है कि ये उदबिलाव है, अपने लिए एक बांध बनाया, ठीक है, उस बांध के आसपास पानी इकट्ठा हुआ जो वाटर लॉगिंग फील्ड है। अब उसकी वजह से यहाँ पे मछली आके इकट्ठा हो गई। देखिए, उदबिलाव बांध बनाया अपने लिए, प्राकृतिक बांध बनाया है। अब प्राकृतिक बांध बनने की वजह से वहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो मछलियों के लिए विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और उस बांध पर, ठीक है, उस क्षेत्र में जो भी घास वगैरह उगेंगे उसमें पक्षियों के लिए घोंसला बनाने के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस आर्द्र भूमि परितंत्र में और जो अन्य यहाँ पे जीव जंतु हैं, मतलब आर्द्र भूमि क्षेत्र का निर्माण कौन कर रहा है? उदबिलाव कर रहा है। प्राकृतिक बांध बनाया, प्राकृतिक बांध बनने की वजह से वहाँ पे आर्द्र भूमि का विकास हो गया। उस आर्द्र भूमि में जो जलीय पक्षी हैं, ठीक है, मछलियाँ हैं या जो अन्य जो पक्षी हैं, उनके रहने के लिए अनुकूल स्थिति, मतलब उनकी संख्या यहाँ पे धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगा। उदबिलाव बनाया तो अपना आवास, उदबिलाव बनाया अपने के लिए आवास, लेकिन वो मछलियों के लिए, ठीक है, या जलीय पक्षियों के लिए, ठीक है, अनुकूल स्थिति वहाँ पर उत्पन्न होगी, जैसे कि उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, जितनी चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ वो सारा का सारा ये यहाँ पे जो कि इस टेक्स्ट में मैं लगा दिया हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, एक और बात, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, ठीक है,
क्रांति कड़ी को थोड़ा सा और हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होंगे उसमें जो अंजीर की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंजीर की विभिन्न प्रजातियां होती हैं। जो अंजीर का फल होगा, ठीक है, जो अंजीर का फल होगा वो बंदर के लिए, ठीक है, बंदर के लिए बंदर, चमगादड़ या पक्षी, ठीक है, बंदर, चमगादड़ और पक्षी के लिए जो अंजीर का फल होगा, जो अंजीर होगा, अंजीर की विभिन्न प्रजातियां होंगी, बंदर, चमगादड़ और पक्षी के लिए मुख्य भोजन का कार्य करती है। जो भी आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, अंजीर एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, इस जंगलों में जो अंजीर का वृक्ष होगा बहुत अधिक होता है, इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। जो ये अंजीर है बंदर के लिए, ठीक है, बंदर के लिए, चमगादड़ के लिए, पक्षी के लिए मुख्य भोजन का कार्य करता है। इसका कहने का मतलब जो अंजीर का पौधा है, अंजीर की विभिन्न जातियां हैं, वो उस कटिबंधीय क्षेत्र में एक क्रांति की कड़ी का कार्य करेंगी, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय पौधा अंजीर है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्रांति कड़ी का कार्य करता है। यदि अंजीर का पौधा वहाँ से धीरे धीरे खत्म हो जाता है या तो कम होता है, मतलब जो अंजीर की प्रजातियां हैं उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो जो बंदर होंगे, ठीक है, जो या तो अन्य जो शाकाहारी जीव होंगे जो इस अंजीर के फल पर निर्भर होंगे, उनकी संख्या भी प्रभावित होगी, ठीक है। क्रांति कड़ी आपको समझ में आ गया। क्रांति कड़ी और की स्टोन प्रजाति के होने की वजह से वहाँ पे अन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके आसपास जो अन्य जीव हैं धीरे धीरे आकर के वो रहने लग रहे हैं। लेकिन जो क्रांति कड़ी है, क्रांति कड़ी अन्य जीवों के लिए भोजन का कार्य, परागण का कार्य और बीजों के परिक्षेपण, मतलब उस क्षेत्र के जो फल के जो बीज हैं उस बीजों को फैलाने का कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप दैट आपको इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ये जलीय तंत्र है। जलीय तंत्र में जो एक प्रजाति होगा वो कैसे की स्टोन की तरह कार्य करेगा, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। शार्क हैमर है। शार्क हैमर एक मांसाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है। देखिए अब ये हुआ कि एक कानोज रे का शिकार करती है जो कि स्वयं वाइसवाल, ठीक है, वाई वाल्स, क्लैक्स, आयलेस और स्कैपलोज का भोजन करती है, ठीक है। काउनोज रे का शिकार करती है। देखिए ये शार्क है, ये काउनोज रे है। काउनोज रे कहने का मतलब है कि इसका जो नाक होता है काऊ की तरह होता है, गाय की तरह होता है, ठीक है। इसको काऊ नोज रे इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। कुछ तरह तक इसका जो ये नाक आप देखिए आगे वाला गाय के नाक के जैसे होगा, इसीलिए इसको काऊ नोज रे कहा जाता है, ठीक है। अब शार्क का, ठीक है, शार्क हैमर जो है कि काऊ नोजरू का शिकार करती है। काऊ नोजरू जो है ये फ्लैक्स, आयरोक्स और स्कैपलोक्स, ठीक है, ये सब है। फ्लैश नो स्कैपलोक्स ये जो भी कह रहा है ये सब है, ठीक है, ये इनका शिकार करती है। अब देखिए अब इसकी संख्या धीरे धीरे कम होगी। मान लीजिए यदि इसकी संख्या कम हो रहा है, शार्क हैमर की संख्या कम हो रहा है, तो काऊ नोज रे इसकी संख्या बढ़ेगा, काऊ नोज रे की संख्या बढ़ेगा कि इनकी जो संख्या बढ़ गई काऊ नोज रे की, तो इनके लिए अधिक से अधिक भोजन की जरूरत पड़ेगी। जैसे भोजन की संख्या अधिक जरूरत पड़ेगी तो इनकी संख्या जो उस पर निर्भर है, जो इनका भोजन का कार्य करती है काऊ नोज रे के लिए जो भोजन है, और फ्लैक्स, यूटर्स और क्लेपोट्स, ठीक है, इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब हुआ क्या, देखिए अब ध्यान से समझिए। संख्या तो कम हुआ शार्क हैमर का, लेकिन शार्क हैमर की संख्या कम होने की वजह से काऊ नोज रे इसकी संख्या बढ़ गई, इसकी संख्या बढ़ गई, इसकी संख्या बढ़ने की वजह से इनको अधिक से अधिक भोजन की जरूरत पड़ेगी। तो इनके लिए जो भोजन का कार्य करती है, ठीक है, जो इनके लिए जो अन्य भोजन का कार्य करती है जिसको क्लैक्स है, यूरक्स है और स्कैलोप्स है, इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इकोसिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। एक और स्लाइड में हम, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे जो शार्क है में की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य करेगी, की स्टोन प्रजाति की कार्य करेगी। जो अन्य जीव यहाँ पे हैं, ठीक है, ये आपका क्रांति की कड़ी का कार्य करेंगे, ठीक है। इनको क्रांति कड़ी कहा जाता है। अभी हम लोग पीछे समझे हैं क्रांति कड़ी किसको कहेंगे। एक और स्लाइड में लगाया हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा।
इसमें जो कि अगर आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा जो है कि सबसे पहले 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, कीस्टोन प्रजाति की जो अवधारणा है सबसे पहले रॉबर्ट टी पेन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पेश किया था। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। इसमें और है कीस्टोन प्रजाति के बारे में और सारी चीज़ें हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अंजीर वगैरह हैं। ठीक है, जो मैं आपसे बात समझा रहा था वो सारा का सारा इस टेक्स्ट में है। आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके और समझने के प्रयास करिएगा। एक और मैं स्लाइड यहाँ पे लगाना हूँ। ठीक है, ये स्लाइड लगाने का मतलब ये था कि ये जो खाद्य जाल है, ठीक है, हर एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक अपना खाद्य जाल होता है, हर एक पारिस्थितिकी तंत्र में कोई ना कोई खाद्य जाल होता है। ठीक है, अब इस खाद्य जाल को आप समझिए और इसमें ढूंढने का प्रयास करिए कि हम किस जीव को की स्टोन कहेंगे, किस जीव को क्रांति की कड़ी कहेंगे। ठीक है, ये जो प्राइमरी लेवल पे है प्रोड्यूसर है और डिकम्पोजर है, इन पे जो निर्भर अन्य है उनके ऊपर जो है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, आप इनमें से क्रांति की कड़ी और की स्टोन प्रजातियों को आपको खोजना है। अब आगे हम फाउंडेशन प्रजाति के बारे में देखते हैं। देखिए, फाउंडेशन प्रजातियां वे प्रजातियां वे जीव होते हैं। ठीक है, फाउंडेशन प्रजाति कहने का मतलब है कि जिनका, ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप इस टेक्स्ट को देखिए। फाउंडेशन प्रजातियां वे जातियां हैं जो अन्य जातियों के निर्माण व संरक्षण में भूमिका निभाती है, जैसे कि कोरल। ठीक है, कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। ठीक है, कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण कैसे है कि जहाँ पे कोरल रीफ का विकास होगा। ये कोरल रीफ है। ठीक है, ये बहुत ही रंगीन होता है कोरल रीफ। ठीक है, कई कलर का होता है, जहाँ से चूना पत्थर वगैरह का उत्सर्जन करते हैं ना। ठीक है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे एक वीडियो बनाएंगे, इस पर भी देखा जाएगा, चर्चा किया जाएगा इसके बारे में। जहाँ पे कोरल रीफ का विकास हो गया, कोई भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पे कोरल रीफ का विकास हो गया, तो उस कोरल रीफ पे, ठीक है, जो शाकाहारी छोटी छोटी मछलियाँ होंगी वो धीरे धीरे उनकी वृद्धि होगी, उनके ऊपर जो अन्य बड़ी मछलियाँ होंगी उनकी वृद्धि होगी, उनके ऊपर जो अन्य बड़े जीव होंगे समुद्री जीव उनकी संख्या वृद्धि होगी। कहने का मतलब है कि जो एक कोरल रीफ है वो सभी जीवों के लिए आधार प्रदान कर रहा है। ठीक है, कोरल जीव है वो सभी जीवों के लिए एक तरह से आधार प्रदान किया है। ऐसे जंगल हो गया या घास का मैदान हो गया, ठीक है, वो भी एक तरह से फाउंडेशन प्रजाति का ही कार्य करेगा। फाउंडेशन प्रजाति का कार्य इसके लिए करेगा कि उन पर जो कि अन्य जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर उन्हीं पर निर्भर होंगे। आई होप दैट आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा फाउंडेशन प्रजाति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति के बारे में देखिए। अम्ब्रेला प्रजाति, ठीक है, अम्ब्रेला प्रजाति के निर्धारण के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक या काफ़ी हद तक जो अम्ब्रेला प्रजाति होती है, ठीक है, या जो इस प्रजाति में जो भी जीव होते हैं की स्टोन प्रजाति की तरह ही कार्य करते हैं। अभी हम समझे की स्टोन प्रजाति की तरह कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, की स्टोन प्रजाति की में हम देखे थे, अगर की स्टोन प्रजाति को हम नष्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो अम्ब्रेला प्रजाति है, यदि उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उसकी संख्या में कमी हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा, डिसबैलेंस जरूर हो जाएगा। इकोसिस्टम पे उस पारिस्थितिकी तंत्र पे नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन पूरी तरह से कोलैप्स नहीं करेगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा है जो लेकिन जो सामान्य परिभाषा में जो प्रजातियां होंगी विस्तृत प्रास, ठीक है, वाइड रेंज, ठीक है, ये वाइड नहीं है, गलती से वाइड हो गया, वाइड है। ठीक है, वाइड रेंज मतलब ये हुआ कि जो अम्ब्रेला प्रजाति है उनको, ठीक है, उन प्रजातियों के विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने की संभावना होगी। मतलब उन क्षेत्र जीवों की बहुत व्यापक क्षेत्र में पाए जाने की संभावना होगी। इनका संरक्षण उन्हीं के निवास में रहने वाले, ठीक है, अन्य जीवों के लिए भी संरक्षण का कार्य करता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप अम्ब्रेला प्रजाति के जीव को संरक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पे रहने वाले जो अन्य प्रजाति है उसका संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, सामान्यतः जो अम्ब्रेला प्रजाति होती है
उच्च कशेरुकी तथा विशालकाय होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप टाइगर देख लीजिए, उच्च कशेरुकी होगा और विशालकाय होगा। जैसे कि नार्दर्न स्पॉट ओल मतलब उत्तरी चित्तीदार उल्लू टाइगर हो गया, और ग्रीज बिल्ली हो गया। देखिए अब इसको थोड़ा सा और हम विस्तृत समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी इकोसिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे आप टाइगर की संख्या को कम कर दीजिए। ठीक है, जो टर्सरी कंज्यूमर है, टाइगर किसी भी इकोसिस्टम में टर्सरी कंज्यूमर होता है, इसकी संख्या को कम कर दीजिए। इसकी संख्या निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। हम देखिए अब क्या होगा कि उस इकोसिस्टम में जो शाकाहारी होंगे उनकी संख्या बढ़ेगा। शाकाहारी की संख्या बढ़ने की वजह से जो वहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, जिसको आप प्रोड्यूसर कर लीजिए, प्रोड्यूसर की संख्या पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि शाकाहारी की संख्या, शाकाहारी के लिए भोजन का कार्य कौन करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब जो वनस्पति होंगे, हरे वनस्पति। अब इसकी संख्या धीरे धीरे, मतलब इसका जो जैव संख्या, जैव भार होगा, धीरे धीरे इस पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए अब ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैसे प्रभावित होगा? मतलब होगा कि टाइगर की संख्या कम हो गई, शाकाहारियों की संख्या बढ़ गई। शाकाहारियों की संख्या बढ़ने की वजह से उस इकोसिस्टम में जो हरे वनस्पति होंगे उसकी जो क्षेत्र विस्तार होगा कम हो जाएगा। अब देखिए अब उस क्षेत्र में हरे वनस्पति की संख्या कम हो गई। ठीक है, मतलब जो है कि घास, ठीक है, या वन, ठीक है, वन आच्छादित, ठीक है, ये क्षेत्रफल कम हो जाएगा इसका। अब क्षेत्रफल कम हो गया तो ये देखिए ये बाढ़, ठीक है, प्लस सूखा, बाढ़ और सूखा को प्रेरित करेगा। ये हरे किसी भी क्षेत्र में यदि वो वनाच्छादन का प्रभाव कम है, वनाच्छादन का क्षेत्र कम है, ठीक है, घास और वन कम है, तो बाढ़ और सूखा को प्रभावित करेगा। क्यों? बाढ़ और सूखा की जो इंटेंसिटी है उनको प्रेरित कर देगा। बाढ़ कैसे कि वहाँ पे वनाच्छादन या घास का क्षेत्रफल कम है, बारिश जैसे होगा सॉइल इरोजन अधिक से अधिक हो जाएगा। सॉइल इरोजन जो अधिक होगा तो उस क्षेत्र में जो वाटर रिचार्ज होने की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि घास वगैरह पे या जो जंगली क्षेत्र होता है वहाँ पे पानी रिस करके धीरे धीरे ज़मीन के नीचे जाता है और जो वाटर लेवल बढ़ता है, ग्राउंड रिचार्ज होता है। ठीक है, भूमि जल में वृद्धि होता है। अगर वहाँ पे घास नहीं है, वनस्पति नहीं है, तो पानी तेज़ी से फ्लैश करेगा, फ्लैश करके समुद्र के रास्ते, नदी के रास्ते समुद्र में चला जाएगा। जैसे वो समुद्र में चला गया, अब देखिए एक तो हुआ कि सूखा हो गया, वहाँ पे वाटर लेवल कम हो गया, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया। और दूसरी तरफ क्या हो गया कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया, दूसरी तरफ सॉइल इरोजन हुआ। सॉइल इरोजन जो जलीय तंत्र है वहाँ पे जा करके वो मट्टी जाके निक्षेपित हो जाएगा, मिट्टी जाके निक्षेपित हो जाएगा। तो जो तालाब होंगे, झील होंगे या नदी होंगी, उनके जल धारण क्षमता कम हो जाएगा। जल धारण क्षमता जैसे कम हो गया, थोड़ा सा ही बारिश हुआ या थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ी तो तुरंत वहाँ पे बाढ़ आ जाएगा। बाढ़ क्यों आ गया? नदी, झील, ठीक है, जल धारण क्षमता कम हो गया। जल धारण क्षमता कम कैसे हो गया? क्योंकि इस तंत्र में मिट्टी आकर के निक्षेपित हो गया। मिट्टी कहाँ से? देखिए मिट्टी निक्षेपित हो गया, मिट्टी निक्षेपित हो गया तो यहाँ पे जो है कि अब बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई। अब हमने किया क्या? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमने किया क्या? हमने तो टाइगर की संख्या का नेगेटिव इम्पैक्ट डाला टाइगर की संख्या पे, लेकिन वो इसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है? बाढ़ और सूखा के तौर पे आ रहा है। अब ये नहीं हुआ कि वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ये इकोसिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा, लेकिन उस पर निगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो की स्टोन प्रजातियाँ थी, अगर की स्टोन प्रजाति को हम खत्म कर दिए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर गया। लेकिन अम्ब्रेला प्रजाति को यदि आप खत्म कर रहे हैं या इनकी संख्या प्रभावित कर रहे हैं तो वो इकोसिस्टम डैमेज तो होगा, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, वो डिसबैलेंस होगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। मतलब अम्ब्रेला प्रजाति की स्टोन प्रजाति की, मतलब दोनों में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आ गया। अम्ब्रेला प्रजाति के होने से पर्यावरण पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा, लेकिन खत्म होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन जो आपका कीस्टोन प्रजाति है, आप उनको नष्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा उसमें जो खाद्य श्रृंखला होगी वो खत्म हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला खत्म होने का मतलब है कि वो आपका इकोसिस्टम जो पारिस्थितिक परितंत्र है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। आई होप दैट आप लोगों को इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले वीडियो में
सॉरी, अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, और स्लाइड संकेतक प्रजातियां। देखिए, संकेतक प्रजातियों का महत्व ये है, संकेतक प्रजातियों का महत्व इसलिए है कि ये प्रजातियां करती क्या है कि जो पर्यावरण में हमने बदलाव किया है, जो पर्यावरण के घटकों में कुछ भी बदलाव हुआ तो इन पे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक बार ये टेक्स्ट को आप पॉज करके पढ़िएगा। ठीक है, संकेतक प्रजातियों को चेतावनी प्रजाति भी कहा जाता है। जैसे कि वायु प्रदूषण के लिए हम क्या लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं, लाइकेन। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत अधिक होता है, विशेष करके जो सल्फर वगैरह का पोल्यूशन होता है, तो उसके प्रति जो लाइकेन होता है बहुत ही संवेदनशील होता है। मतलब है कि जहाँ पे पोल्यूशन अधिक होगा, वायुमंडल में सल्फर की मात्रा होगी, तो वहाँ पे लाइकेन नहीं उगेगा। ठीक है, यदि कोई जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र में पोल्यूशन बहुत अधिक है, तो वहाँ पे जलीय जीव होंगे, उनके लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में पूरी तरह से मछलियाँ मरी पड़ी हैं। देखिए, जो जलीय प्रदूषण होगा, जलीय प्रदूषण को मापने के लिए BOD का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना अधिक होगा किसी जलीय तंत्र में, जलीय क्षेत्र में, इसका मतलब होगा कि जल उतना ही अधिक प्रदूषित है। ठीक है, जल अधिक प्रदूषित है। अगर जल, ठीक है, जितना अधिक प्रदूषित है तो उसमें जो जीव होंगे, उस जलीय तंत्र में जीव होंगे, उनके रहने के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे। मतलब जो मछलियाँ हैं एक तरह के जल प्रदूषण के संकेतक के लिए कार्य करती हैं, या जो जलीय तंत्र में जो भी जीव होंगे उनकी संख्या कम है या तो वो मर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जलीय तंत्र है, वो जल है, पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, अगर किसी भी पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण में जो भी डिकम्पोजेबल मतलब बायोडिग्रेडेबल यदि पोल्यूटेंट है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल निगेटिव है, मतलब बिल्कुल ही नहीं है या तो बहुत थोड़ा बहुत है, तो ये जो पोल्यूटेंट है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट है वो बायोडिग्रेड नहीं होगा। बायोडिग्रेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, जो ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे जो डिकम्पोजर होंगे, ठीक है, जो डिकम्पोजर होते हैं, शैवाल, जो कवक होते हैं, छोटे जो माइक्रोबैक्टीरिया होती हैं या चींटियाँ होती हैं, वो वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, जीवित ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है तो जीवित कैसे रहेंगी। अगर जीवित नहीं रहेंगी तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है, तो वहाँ पे जो पोल्यूटेंट है वो जस का तस उस क्षेत्र में, उस पर्यावरण तंत्र में, मतलब कई सालों तक, महीनों तक, हजारों, 100 वर्षों तक वैसे का वैसे पड़ा रह जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। मतलब हुआ कि बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं को डिग्रेड होने के लिए भी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, जो पर्यावरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी जहाँ से